नमस्कार, शाम 7 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह और सबसे पहले 20 बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य भाजपा नेता दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में हुए शामिल। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय न्याय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के पारित होने पर भारतीय इतिहास में ऐतिहासिक पल बताया है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2023 के उपलक्ष्य में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजित संत सम्मेलन 2023 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, पूरे विश्व की समस्त समस्याओं का समाधान गीता के उपदेशों में है। देश के हर हिस्से में गीता का संदेश पहुंचना चाहिए। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया आदेश। कहा, 22 जनवरी के लिए जिन लोगों ने बिना निमंत्रण या ड्यूटी के अयोध्या के होटलों और धर्मशालाओं में बुकिंग कराई है, वो बुकिंग तत्काल होगी कैंसिल। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। इस उपलक्ष्य में 14 से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी मंदिरों में होगी रामकथा और भजन कीर्तन। भगवान श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में करेंगे। अयोध्या में श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन से पहले हुआ ट्रायल रन शुरू। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में 100 विमानों से अयोध्या पहुंचेंगे मेहमान। सीएम योगी ने कहा, 22 जनवरी विशेष दिन है, विशिष्ट मेहमान आएंगे, किसी को असुविधा न हो। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा, प्रदेश में कोविड का नया सब वेरिएंट पूरी तरह से काबू में है। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह से है तैयार। गोरखपुर के सिकरीगंज में स्कूल बस पलटने से 2 बच्चों की मौत हो गई है और 1 दर्जन से अधिक बच्चे घायल हो गए। घायल बच्चों का विभिन्न चिकित्सालयों में चल रहा है उपचार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज अपने मंत्रिमंडल का किया विस्तार। राजभवन में आयोजित समारोह में 9 विधायकों ने मंत्री पद की ली शपथ। प्रधानमंत्री का एक और जनहितकारी फैसला। आज से 19 किलोग्राम का एलपीजी कॉमर्शियल सिलेंडर 39.5 रुपए हुआ सस्ता। हालांकि घरेलू इस्तेमाल वाले रसोई गैस सिलेंडर का दाम 903 रुपए पर कायम है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में 5 जवान शहीद, 1 घायल। पुंछ में हुए आतंकी हमले के बाद सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। देश में कोरोना के नए वेरिएंट JN1 से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण नए साल पर बांके बिहारी के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को 2 गज की दूरी और मास्क के नियम का पालन करने को कहा गया है। संगम काशी तमिल संगमम के अवसर पर तमिलनाडु से आए आस्थावानों ने केदार घाट पर गंगा स्नान के पश्चात नमामि गंगे के सदस्यों के साथ की गंगा की आरती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 3 राज्यों में चुनावों के बाद इंडी गठबंधन का पतन हो गया है। गठबंधन ने उत्तर और दक्षिण को विभाजित करने का किया है काम। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने संसद की सुरक्षा में हुई चूक मामले में मुख्य आरोपी ललित झा की पुलिस रिमांड 5 जनवरी तक बढ़ा दी। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को नैक मूल्यांकन में A+ ग्रेड। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दी बधाई और शुभकामनाएं। पहली बार उत्कृष्ट CGPA के साथ मिला है A+ ग्रेड। लखनऊ विश्वविद्यालय ने 26 दिसंबर से शुरू होने वाली B.Ed विषम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए केंद्र की प्रस्तावित सूची जारी कर दी। परीक्षा लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, रायबरेली व लखीमपुर खीरी को मिलाकर 56 केंद्रों पर होगी।
पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी पर आय से अधिक संपत्ति के आरोप में प्रयागराज की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। 10 लाख का जुर्माना और 3 साल के कैद की सजा के बाद कोर्ट से पूर्व मंत्री राकेश धर को सीआरपीसी के तहत मिली जमानत। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज लखनऊ शहर के चिन्हट बाजार पहुंची, जहां लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया और वहीं मौके पर लोगों को योजनाओं का लाभ भी दिया गया। और 7 बजे की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और इस वक्त की 3 बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में 2024 लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए भाजपा मुख्यालय पर हो रही है अहम बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हैं। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत सभी वरिष्ठ नेता भी बैठक में मौजूद हैं। अयोध्या में 30 दिसंबर को प्रभु श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाना है। इसी कड़ी में आज अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल हुआ, जिसमें एयरक्राफ्ट नवनिर्मित एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा। अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक आदेश जारी किया है, जिसके तहत 14 जनवरी को मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक प्रदेश के सभी आध्यात्मिक केंद्र व मंदिरों में राम कथा व रामायण सहित भजन कीर्तन का लगातार आयोजन किया जाएगा। और बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य भाजपा नेता दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की 2 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक में शामिल हुए। इस बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश संगठन मंत्री, प्रदेश प्रभारी और सह प्रभारी मौजूद रहेंगे। बैठक के लिए सभी मोर्चों के अध्यक्षों को भी बुलाया गया है। बैठक में आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब 3 राज्यों में बीजेपी को शानदार जीत हासिल हुई है। बैठक में पार्टी के भावी कार्यक्रमों की रूपरेखा की भी चर्चा होगी। और अगली खबर अयोध्या से जुड़ी हुई। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे। इस उपलक्ष्य में प्रदेश के सभी मंदिरों में विशेष आयोजन किए जाएंगे। ये आयोजन 14 जनवरी से शुरू हो जाएंगे, जो 22 जनवरी तक चलेंगे। इसके तहत प्रदेश भर के सभी राम मंदिर, हनुमान मंदिर, वाल्मीकि मंदिरों आदि में राम कथा, राम संकीर्तन, रामायण पाठ और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। और रामायण से जो विभिन्न शिक्षाएं प्राप्त होती है, उनको भगवान श्री रामचंद्र जी की संपूर्ण गाथा और जो कथा है उसके साथ में जन जन तक जुड़े, इसके लिए 14 जनवरी मकर संक्रांति की तिथि से लेकर 22 जनवरी तक जो भगवान श्री रामचंद्र जी की वहाँ पर मंदिर का लोकार्पण और साथ ही साथ जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है प्रतिमा की, उस तिथि तक संपूर्ण राज्य में राम मंदिरों में, वाल्मीकि मंदिरों में, हनुमान मंदिरों में अखंड रामायण पाठ, कथाएं, भजन, संकीर्तन, नगर संकीर्तन, रामचरितमानस का पाठ और विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कराने जा रहे हैं, ताकि संपूर्ण जनमानस को, समाज के प्रत्येक वर्ग को, समाज के विभिन्न आयु के लोगों को और अलग अलग जाति संप्रदाय के लोगों को जोड़ करके रामायण के इन आदर्शों को, मूल्यों को प्रस्तुत कर सकें। इसके लिए संस्कृति विभाग की ओर से संपूर्ण जनपदों के अधिकारियों को भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं। आयोजन के लिए हर जिले में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद को जिम्मेदारी दी गई है। कलाकारों का पंजीकरण भी किया जा रहा है। 5000 से अधिक भजन मंडलियों को चिन्हित किया जा चुका है। प्रत्येक जिले में जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद है। इस परिषद की यह जिम्मेदारी होगी कि वे कलाकारों का चयन करे। मुख्य रूप से हम कलाकार जो चयनित करेंगे वो संस्कृति विभाग अथवा सूचना विभाग में पूर्व से पंजीकृत हों, तो ये एक बहुत आसान भी होगा, क्योंकि इससे ये होगा कि जो लोग पंजीकृत नहीं हैं वो पंजीकृत होंगे। हमारे पास में एक डाटाबेस मिल जाएगा। हमने एक अभी सर्वेक्षण कराया था और रजिस्ट्रेशन कराया था, तो लगभग 5000 से अधिक भजन मंडलियाँ, कीर्तन मंडलियाँ हमने चिन्हित की है और वो डेटाबेस हमारे पास में अवेलेबल है। उनके माध्यम से ये बहुत सारे कार्यक्रम कराए जा सकेंगे। तो और भी जो स्थानीय कलाकार हैं उनको हम प्राथमिकता देंगे। और समाचारों में वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। सर, बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है।
कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। भगवान श्री राम एयरपोर्ट का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या में करेंगे। इससे पहले आज अयोध्या एयरपोर्ट पर फ्लाइट का ट्रायल हुआ, जिसमें एयरक्राफ्ट नवनिर्मित एयरपोर्ट के रनवे पर उतरा। एयरक्राफ्ट में सिविल एविएशन के अधिकारी सवार थे और इन अधिकारियों ने एयरपोर्ट अधिकारियों के साथ 30 दिसंबर के लोकार्पण से संबंधित विचार विमर्श किया और अन्य व्यवस्थाओं को अंतिम रूप भी दिया। अयोध्या के इतिहास में एक नया और प्रभावशाली पन्ना जुड़ने जा रहा है, जिसमें अयोध्या से देश और दुनिया के साथ हवाई मार्ग से जुड़ने जा रहा है। श्री राम एयरपोर्ट अयोध्या वासियों के विकास का एक मजबूत आधार बनेगा। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर हुई सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा आदेश दिया, जिसके मुताबिक 22 जनवरी के लिए जिन लोगों ने बिना निमंत्रण या ड्यूटी के अयोध्या के होटलों और धर्मशालाओं में बुकिंग कराई है, वो बुकिंग तत्काल कैंसिल होगी। 22 जनवरी को अयोध्या में बस वही रुक पाएगा या एंट्री कर सकेगा जिसके पास ड्यूटी पास या श्री राम मंदिर ट्रस्ट का निमंत्रण होगा। 16 जनवरी से 25 जनवरी तक भारी लोगों का प्रवेश वर्जित। बिना रामभूमि क्षेत्र ट्रस्ट के निमंत्रण पत्र अथवा ड्यूटी के नहीं रह सकेगा कोई भी अब अयोध्या में। और वर्षों से अयोध्या में रखे गए पत्थर, मूर्तियां व घंटे भगवान श्री राम के दरबार में सजने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब जल्द ही ये इंतजार खत्म होगा। देखिए दूरदर्शन संवाददाता आशुतोष शुक्ला की ये खास रिपोर्ट। प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, लेकिन इसके साथ ही संपूर्ण अयोध्या संपूर्ण भारत से एक सूत्र में जुड़ जाएगी। सनातन धर्मी जो राम भक्त हैं वो अयोध्या की ओर खींचे चले आ रहे हैं और तब खींचे चले आ रहे हैं भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा में अभी वक्त है। बुलंदशहर से एक परिवार आया है जो अयोध्या में बन रही भव्यता को देखना चाहता है, निर्माण का गवाह बनना चाहता है, निर्माणाधीन राम मंदिर का गवाह बनना चाहता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विवेकानंद सैनी और मैं डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर यूपी का रहने वाला हूँ। हम यहाँ 6 लोग आए हुए हैं और हम ये राम मंदिर को ऐसा बनता हुआ देखने के लिए आए हैं, जिससे कि हम इसके साक्षी बने कि ये मंदिर हमारे सामने निर्माण हुआ था। अच्छा है, अच्छा लग रहा है। बहुत राम जी के बारे में पढ़ा है, जब से हम छोटे पुस्तक में पढ़ते आ रहे हैं, घर में सब वही बात कर रहे हैं, लेकिन वो जहाँ वो चले हैं, रुके हैं, वो देखने के लिए ना बहुत उत्सुकता था, जो अभी आज पूरा हो रहा है इतना साल बाद। बहुत भक्ति है राम से, इसलिए और हमारा शुभकामना है ना मंदिर अच्छा इनॉग्रेशन होने के लिए, इसलिए। यह है अयोध्या जो राष्ट्रीय एकीकरण का प्रतीक बन चुकी है, जहां भाषा, सीमा, सारी बाधाएं समाप्त हो चुकी हैं। विलीन हैं सारे लोग राम भक्ति में, देखना चाहते हैं भव्य श्री राम का मंदिर। विवेक के साथ आशुतोष शुक्ला, डीडी न्यूज अयोध्या। और संसद में सुरक्षा मामले पर विपक्ष के रवैये पर कटाक्ष करते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि is creating north and south divide, creating the cultural divide, and they're trying to create the ill will against Sanatan Dharma. Their only motive is to spread these kind of false narrative. After the failure, after the elections in these 3 states, we have seen the morale of the Indy alliance have gone down. और समाचारों में एक बार फिर से वक्त हो चला है ब्रेक का। सर बेरी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है? टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका फिर से स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ के वन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घेराबंदी तलाशी अभियान जारी है। सेना ने डेरा की गली से कुछ स्थानीय संदिग्धों को जांच के लिए हिरासत में लिया है। एनआईए की टीम आज हमले वाले इलाके में पहुंची, जहां सुरक्षाकर्मी डेरा के गली के जंगल वाले इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं। दरअसल कल हुए आतंकी हमले में सेना के 4 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए और 2 अन्य घायल हो गए थे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार क्षेत्र की हवाई निगरानी भी की जा रही है। और आइए अब नजर डालते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरों पर। जनपद फर्रुखाबाद के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण कर रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा के रथों में से एक रथ आज जनपद के ग्राम ढिलावल ब्लॉक बड़पुर पहुंचा, जिसके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण वासी मौजूद रहे। कार्यक्रम स्थल पर केंद्र सरकार के कई विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाए थे, जिनसे ग्रामीणों को तरह तरह की जानकारी लेते नजर आए। विशेषकर स्वास्थ्य विभाग के स्टॉल पर काफी भीड़ रही। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किसान मोर्चा के महामंत्री अजीत पांडे ने लोगों को भारत सरकार की जनहितकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी। ग्राम के 2 नवजात बच्चों को खीर खिलाकर व 2 गर्भवती महिलाओं का माल्यार्पण कर और 5 किसानों को किसान सम्मान निधि का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। जब फ्री राशन मिलता है तो पैसे पड़ते रहे, पैसे नहीं है तब भी राशन मिल जाता है, तो क्या है वो राशन लाते करते और उसका जो इस्तेमाल करते हैं कभी भूखा नहीं सोना पड़ता। अगर बच्चा पाली रहे राशन मिलते हैं। और कानपुर देहात में राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विकास खंड मैथा के 22 ग्राम सभाओं के लाभार्थियों से संवाद स्थापित किया गया। इस अवसर पर विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों की समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न विभाग द्वारा स्टॉल लगाए गए, जहां उनकी समस्याओं का समाधान संबंधित विभाग के अधिकारियों द्वारा तत्काल कराया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य शिविर मेले का भी आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के विकास खंड मैथा के लोगों का मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई और दवाइयों का वितरण एवं परामर्श दिया गया। पहले हमारा कच्चा झोपड़ी थी, बच्चे परेशान रहते थे, हम भी परेशान रहते। हमें सरकार ने आवाज दिया, हम भी अब खुश हैं, हमारे बच्चे भी खुश हैं, आराम से रह रहे हैं। पहले मकान कच्चा था, कीड़े पतंगे हर चीज से दिक्कतें झेलते, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। अब आवास योजना का लाभ मिला है, अब आराम से हम लोग हैं, अब सुरक्षित हैं अब इस समय। विकसित भारत संकल्प यात्रा आज लखनऊ शहर के चिन्हट बाजार पहुंची, जहां लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया और विभिन्न योजनाओं से जागरूक किया गया। यहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने केंद्र व राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन किए। पात्र लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के तहत आच्छादित भी किया गया। इसके साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपने अनुभव साझा किए। हमें गरीबी रेखा राशन कार्ड मिला है, बना हुआ है, उससे हम लाभ पा रहे हैं, फ्री राशन पा रहे हैं। और मेरा गरीब वो मकान बना हुआ है, जो मंत्री आवास विकास से हमें उसका पैसा मिला हुआ, घर मेरा बन गया है, आराम से रहने लगे हैं। आयुष्मान मेरा कार्ड बना हुआ है, उसका लाभ हमने पाया है, उससे हम अपनी बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया है। हमें राशन फ्री मिला खाने के लिए। लॉकडाउन में बहुत परेशानी रहती है, कोई धंधा पानी नहीं था, राशन मिला, तेल मिला, दाल मिली, उससे हम लोग खाए खुशी रहे। और उसके बाद मकान मिला है, बनवा रहे हैं, पैसे मिले हैं। और समाचारों में अभी लेते हैं एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे और नजर डालेंगे कुछ और समाचारों पर। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है, तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है।
और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और आइए अब देखते हैं काशी तमिल संगमम से जुड़ी खबरें। काशी तमिल संगमम के तीसरे ग्रुप में आए हुए प्रोफेशनल्स का आज नमो घाट पर एक इंटरैक्शन यानी आपसी संवाद हुआ। इस दौरान लोगों ने शिक्षा, व्यापार, कला और संस्कृति सभी का समन्वय स्थापित करने पर चर्चा की। तमिलनाडु से आए प्रोफेशनल्स ग्रुप के लोगों के मुताबिक काशी का तमिल से बहुत पुराना संबंध है, लेकिन मौजूदा समय में अगर कोई समस्या आती है तो वो भाषा की समस्या आती है। अगर इस भाषा की समस्या को दूर किया जाए तो बहुत तेज गति से हमारे आपसी संबंध और मजबूत और प्रगाढ़ होंगे। समूह के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। Very nice program. Lot of things we came to understand about this program. From this program, much more highest people, highest Padma Award winners also come and speak, do the research to us. It's very excitement to us. Very nice program. We are enjoying that. और दक्षिण से उत्तर के हो रहे अद्भुत संगम काशी तमिल संगमम के अवसर पर तमिलनाडु से आए आस्थावानों ने केदार घाट पर गंगा स्नान के पश्चात नमामि गंगे के सदस्यों के साथ गंगा की आरती की। तमिल भाषी दक्षिण के मेहमानों ने नमामि गंगे के सदस्यों के साथ गंगा किनारे की सफाई में भी हाथ बटाया। काशी तमिल संगमम के यात्रियों ने राष्ट्र ध्वज, तिरंगा और ओम लिखी पताका हाथों में लेकर गंगा की स्वच्छता का संकल्प लिया। सबका साथ हो, गंगा साफ हो का गगनभेदी उद्घोष केदार घाट पर गूंज उठा। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि पतित पावनी गंगा दक्षिण से उत्तर तक और पूर्व से पश्चिम तक भारत की सांस्कृतिक सभ्यता को जोड़ने की महत्वपूर्ण कड़ी है। मां गंगा की तरह काशी तमिल संगमम ऐसा अविरल प्रवाह है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को लगातार मजबूत कर रहा है। श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके संयोजन में आज काशी तमिल संगमम के माध्यम से उत्तर और दक्षिण की संस्कृति का मिलाप हो रहा है। यह एक अद्भुत संगम है। आज हमारी गंगा मैया पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक एक महत्वपूर्ण कड़ी है लोगों को जोड़ने की। हमने मां गंगा के तट पर गौरी केदारेश्वर धाम में, जहां तमिल जो मेहमान हैं वो रोजाना हजारों की संख्या में आते हैं, उन तमिल मेहमानों के साथ मिलकर यहाँ काशी तमिल संगमम के तहत मां गंगा की आरती की है और साथ में राष्ट्रध्वज है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को परिलक्षित करता है। और उत्तर प्रदेश में पर्यटकों की संख्या पिछले 2 सालों में काफी बढ़ गई है। इस पर डीडी न्यूज से खास बातचीत की उत्तर प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री ने और ये भी बताया कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सुधरा है। प्रधानमंत्री द्वारा काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण से धार्मिक पर्यटन बढ़ा है। 25 दिसंबर को अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर मथुरा और आगरा से हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जाएगी और उत्तराखंड के पर्यटन को भी जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र काशी और प्रधानमंत्री लगातार इस कोशिश में हैं कि कैसे काशी को काशी विश्वनाथ धाम के पूर्णोद्धार के माध्यम से, काशी तमिल संगमम के माध्यम से, कि धार्मिक पर्यटन जो देश के हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह जी। जयवीर सिंह जी, ये जो प्रधानमंत्री का प्रयास है, योगी आदित्यनाथ जी का प्रयास है कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, तो काशी, अयोध्या, चित्रकूट, प्रयाग, ये जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में हैं और इनको बढ़ाने की सोच जो प्रधानमंत्री की है उसकी जिम्मेदारी आपके कंधे पर है। तो इन जो धार्मिक पर्यटन स्थल हैं इनको कैसे आप लोग कोई योजना ला रहे हैं जिससे कि धार्मिक पर्यटन और बढ़ जाए? देखिए, आज उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो आज दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं वो उत्तर प्रदेश से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उस पर भी काशी का सौभाग्य है कि काशी के सांसद के रूप में देश का नेतृत्व करने का काम कर रहे हैं
और आदरणीय प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में धार्मिक पर्यटन स्थलों के डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, उनको मैक्सिमम पर्यटक उत्तर प्रदेश में आए, मैक्सिमम श्रद्धालु आए, इसके लिए तमाम तरह के प्रयास लगातार प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 17 में सरकार बनने के बाद से सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि जिस प्रकार से दंगों का प्रदेश 17 से पहले हुआ करता था, कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, लोग उत्तर प्रदेश आने से कतराते थे, चाहे निवेश के लिए आने की बात हो या पर्यटन के लिए आने की बात हो। कोई भी पर्यटक तब तक उस प्रदेश में यात्रा नहीं कर सकता या जा नहीं सकता जब तक उसको अपने जीवन की सुरक्षा, संपत्ति की सुरक्षा की गारंटी ना हो। तो इस वजह से पर्यटन बहुत पिछड़ा हुआ था, लेकिन 17 के बाद जिस तरीके से उत्तर प्रदेश ने एक नए कलेवर में अपनी उपस्थिति पूरे देश और दुनिया में दर्ज की है, उभरता हुआ, दमकता चमकता उत्तर प्रदेश, कानून के राज स्थापित करने वाला उत्तर प्रदेश, दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश, और तब से लोगों का विश्वास उत्तर प्रदेश के प्रति बढ़ा है। उसके प्रमाण है कि 2022 के फरवरी में जब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, हम लोगों को साउथ कोरिया और जापान जाने का मौका मिला था। लोग वहाँ भी आतुर थे कि हम अपना निवेश उत्तर प्रदेश में वहाँ के निवेशक करने के लिए आतुर थे, और उसी का परिणाम हुआ कि 40 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव उत्तर प्रदेश को पहली बार प्राप्त हुए। और उसी का परिणाम है कि 2022 में 31 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक उत्तर प्रदेश की धरती पर आए, श्रद्धालु आए। काशी का जिस प्रकार से विकास हुआ है, काशी को जिस तरीके से श्रद्धालुओं की संख्या में गुणात्मक रूप से इजाफा हुआ है, उससे हम लोग प्रेरणा लेते हैं। उसी प्रेरणा के आधार पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं। पहली पसंद उत्तर प्रदेश बनेगा पर्यटन के लिए, ऐसा प्रयास है पर्यटन मंत्री का। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। जौनपुर कोर्ट ने श्रमजीवी विस्फोट कांड के आरोपियों को दोषी करार देते हुए आरोपियों को 2 जनवरी की सजा सुनाने का ऐलान किया है। ये जानकारी डीजीसी फौजदारी सतीश कुमार पांडे ने दी। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई 2005 को श्रमजीवी विस्फोट कांड हुआ था। दोनों पक्षों की बहस काफी समय पूर्व ही समाप्त हो चुकी है। अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम राजेश राय की कोर्ट ने ट्रेन में बम रखने का आरोपी हिलाल उर्फ हिलालुद्दीन निवासी बांग्लादेश एवं विस्फोट कांड में सहयोग का आरोपी नफीकुल विश्वास पर दोष सिद्ध किया है और 2 जनवरी को फैसला सुनाने का ऐलान किया है। हिलाल पर ट्रेन में बम रखने तथा नफीकुल पर विस्फोट कांड में सहयोग का आरोप है। बम विस्फोट में 14 लोगों की मौत हो गई थी और 62 यात्री घायल हो गए थे। आज माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तों को दोष सिद्धि सुनाई गई है। सजा के बिंदु पर 2 जनवरी 2024 की तिथि निश्चित की गई है। लंबा तो लगा, लेकिन 2 अभियुक्तों को मृत्युदंड पूर्व में दिया जा चुका है और उसके बाद 43 गवाह, जो कि 2 अभियुक्त बाद में हुए थे, तो 43 गवाही हुई है और आज माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है। तो एक ऐतिहासिक कदम है। आय से अधिक संपत्ति मामले में बसपा सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे राकेश धर त्रिपाठी के खिलाफ इलाहाबाद जिला न्यायालय की एमपीएमएलए की विशेष अदालत डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने 10 लाख का जुर्माना और 3 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके बाद आज इलाहाबाद की स्पेशल जज एमपीएमएलए कोर्ट में डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने अपना फैसला सुनाया है। सजा के बाद पूर्व मंत्री के अधिवक्ताओं ने जमानत अर्जी देकर अपनी दलील पेश की, जिस पर कोर्ट ने 389 सीआरपीसी के तहत अदालत में जमानत पर रिहा कर दिया। अभियुक्त राकेश धर त्रिपाठी पूर्व मंत्री को माननीय न्यायालय एमपीएमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ल द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(e) सपनी धारा 13(2) में 3 वर्ष का कठोर कारावास व 10 लाख रुपए जुर्माने से दंडित किया गया है और जुर्माना न देने पर 6 माह का कारावास दिया गया है। लेकिन जो इसमें कारावास दिया गया है वो कठोर कारावास दिया गया है। और समाचारों में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।